नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज डेली पज़ल सीरीज़ की हम एक और क्लास ले आए हैं। आज क्वेश्चन मिक्स होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन पज़ल के होंगे और कुछ क्वेश्चन और भी अन्य टॉपिक के होंगे। हम इन क्लासेस को डेली नहीं ला पा रहे हैं, उसके कई रीज़न्स हैं। बिकॉज अभी एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ आने वाला है, तो क्रिटिकल रीजनिंग की हमारी क्लासें रिकॉर्ड होनी होती हैं। तो जैसे ही 10 तारीख के बाद ये पूरी सीरीज़ रेगुलर हो जाएगी। इस हफ्ते भी आप 3 से 4 पज़ल की क्लासें एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 1 या 2 लेक्चर आप क्रिटिकल रीजनिंग के इसी हफ्ते एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वाले हफ्तों में हम डेली इन पज़ल्स को लाएंगे और हफ्ते में 5 सेशंस मिनिमम पज़ल के रहेंगे। ये हमारा चौथा सेशन है। इन सेशंस में ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि पज़ल्स को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे केसेस काफ़ी कम बने। तो धीरे धीरे आपको यही सीखना है कि सॉल्यूशन हम कैसे मिनिमम समय में कर सकते। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की पहली पज़ल की तरफ। 8 person A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circular table facing towards the center, but not necessarily in the same order. All these 8 persons drive certain distance. The total distance covered by them is 1480. The maximum distance covered by a person is 280. No two person covered same distance. ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली मेंस का क्वेश्चन है, सही। तो ये क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है और मेंस में जनरली आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो करने लायक ही नहीं होता, काफ़ी बड़ा होता है। बाकी 2-3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो करने लायक होते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, करने लायक है। ठीक, क्वेश्चंस देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि इज़ इट सॉल्वेबल और नॉट। बिकॉज मेंस में जो कट ऑफ जाती है वो काफ़ी कम जाती है। तो उसमें मेन चीज़ आपको यही सीखनी है, क्या छोड़ना है और क्या करना है। ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु ड्राइव 130। तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम क्या करें कि सेपरेटली ए बी सी डी सबका हम वो लिख लें कि कौन कितना डिस्टेंस चल रहा है। ठीक, और यहाँ सर्कुलर अरेंजमेंट बना देंगे। ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु ड्राइव 130। तो 130 के इमीडिएट राइट है। The difference between the distance covered by C and the maximum distance covered by the person is equal to the distance traveled by the person who sits to the immediate right of C. तो ये कह रहा है कि C और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो तो 280 है, इसका जो डिफरेंस है वो इक्वल टू है C के राइट में बैठे हुए पर्सन की डिस्टेंस के बराबर। ठीक, तो एक ही बारी में आपको ये पढ़ के समझना है, क्योंकि आप जितना देर लगाएंगे उतना वक्त ज़्यादा लगेगा। डी हु ट्रेवल्ड द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो डी मैक्सिमम डिस्टेंस है और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी, 280। सेट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। तो ए के सेकंड राइट में डी है, ठीक है। एफ सेट्स अपोजिट टू ई। तो एफ ई के सामने है। एंड नीदर ऑफ देम कवर्ड 130। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने 130 कवर किया, तो इनमें से कोई नहीं है। H sit opposite to G, H G के अपोजिट है। E is a immediate neighbor of person who traveled maximum distance. E immediate neighbor है किसी person का जो ट्रेवल करता है मैक्सिमम डिस्टेंस। तो 280, तो बेसिकली 280 का है D है। D का इमीडिएट नेबर E है, सही। ये ध्यान रखना, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। ठीक, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A इज हाफ ऑफ दैट ऑफ डी। तो ए की डिस्टेंस हाफ है तो इसका हाफ 140 हो गया, सीधा यहाँ लिख देते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज एन एवरेज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एंड जी। तो बी का जो डिस्टेंस है वो ए और जी का एवरेज है। अब ए की डिस्टेंस तो हमें पता है पर जी की नहीं पता, इसलिए बी की डिस्टेंस हम भी नहीं निकाल सकते। एक बार जी की पता लग जाए तो बी की निकालेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज 80 किलोमीटर मोर देन सी। The distance traveled by E is same as the average of distance traveled by D and F. तो E की जो डिस्टेंस है वो A, D और F की डिस्टेंस का एवरेज है, ठीक। G covered the least distance and is not immediate neighbor of the person who covered maximum distance. तो D का नेबर G नहीं है, ठीक है।
सी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो सी का इमीडिएट नेबर एच नहीं है। एक और चीज़ यहाँ मिस हो गई है, डी ने जो है वो लीस्ट डिस्टेंस, सॉरी जी ने जो है वो लीस्ट डिस्टेंस कवर करे। ठीक, अब इतना डेटा अपने पास है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पूरा गेम ये है कि आप पजल स्टार्ट कहाँ से करते हैं। ठीक, तो अगर हम देखें तो कई कंडीशंस है हमारे पास जो हम कर सकते हैं, जैसे एच और जी का भी है, एफ और ई का भी है, पर जो सही मुझे लगता है वो ए और डी वाला है। अगर हम इसको लेंगे ना तो केस काफ़ी कम बनेंगे, बिकॉज ए और डी की एक कंडीशन ये है और 130 से भी मैं निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं कहीं से भी रैंडम पकड़ूँ, तो जैसे मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, 130 वाले को यहाँ बैठा लेते हैं, 130 के राइट में ए है और ए से डी सेकेंड राइट है, तो ये बन गया, देखो सही। तो ये कंडीशन भी रख ली और ये वाली कंडीशन भी रख ली। अब हमारे सामने दो अपोजिट है, एफ और ई, एच और जी। एफ और ई तो 130 हो नहीं सकते, तो एफ और ई यहाँ नहीं आ सकता, देख रहा। तो एफ और ई के लिए यही प्लेस बची। इसमें भी हम ये देख लेंगे कि डी जो है वो ई के बगल में है, ठीक है, तो ई आएगा इधर और एफ आएगा इधर। ये तो हो गया सॉल्व। अब हम देखेंगे कि एच और जी कहाँ आएगा। देखिए एच और जी अब क्लियरली 130 पे आ सकता है, और आप देख रहे हैं जी ने जो है वो लीस्ट डिस्टेंस कवर करी है। ठीक, जी यहाँ तो आ नहीं सकता बिकॉज वो डी के बगल में नहीं हो सकता, ये वाली कंडीशन है। तो इसको भी रख लेते हैं, जी को यहाँ रख लिया और आपका एच को यहाँ रख लिया। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ क्लियरली मेंशन है कि सी के बगल में एच नहीं है, तो देखो सी तो आ गया ऊपर क्योंकि उसके बगल में एच नहीं है। अब एक ही बचा ए बी, तो बी आ गया। तो एटलीस्ट हमने ये सर्कुलर अरेंजमेंट में तो बैठा नहीं, ये अपना काम हो गया। बड़ा सिंपल था ये क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, सीधे सीधे हो गया। सही कंडीशन अगर आप चुनेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, एक भी केस नहीं बना। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है मिनिमम केस बनाना। अब देखो, अब ये देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करें। देखो जी का 130 आ गया और जी ही एक्चुअली हमको चाहिए था, क्यों? क्योंकि बी में अपने पास ए और जी है, तो 140 और 130, 140 और 130, और अगर मैं इनका एवरेज पकड़ूँ तो 135 आएगा। तो बी का पी मेरे पास आ गया, बी है 135, डी है 280 और जी है 130 और ए है 140। ठीक, ये कंडीशन का भी मैंने यूज़ कर लिया। अब इसके बाद हम इस कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। देखो सी माइनस 280 सी के राइट में, सी के राइट में 130 है, तो ये तो आ गया 130। 280 में से अगर मैं 130 माइनस कर दूं तो सीधा 150 आ गया। तो यहाँ से सी की पोजीशन 150 आ गई। इक्वेशन से मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 150 अगर हम 280 से माइनस करेंगे तो मॉड में 130 आ जाएगा। ठीक, तो सी का आ गया 150। एक बार सी का आ गया तो अब निकालना बहुत आसान है एफ़ की वैल्यू, बिकॉज 150 प्लस 80 इज़ 230। एफ़ की वैल्यू 230 आ गई। एक बार एफ़ की वैल्यू 230 आ गई तो डी और एफ़ मेरे पास दोनों है, 280 और 230, तो बेसिकली ये आ जाएगा मेरे पास 255। ये आ गया 255। तो हमने सारी कंडीशंस का यूज़ कर लिया। अब जो लास्ट में एज बचा है, देखिए टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुई है वो 1480 हुई है। इन सब डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे और जो डिस्टेंस बचेगी वहाँ से एच की डिस्टेंस आ जाएगी। अब ये निकालूंगा नहीं मैं बेसिकली क्या करूँगा, क्वेश्चन का इंतज़ार करूँगा। अगर 5 क्वेश्चन इसके साथ आएंगे और उसमें ये पूछा होगा एच, तभी निकालूंगा, वरना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एच। देखिए पहला ही क्वेश्चन वो है। अब इसमें भी ये देख लेना, देखो 280 हो नहीं सकता, 230 पहले से ही है किसी का, अब 180, 160, 150। अब आप देखो 150 भी पहले से ही है किसी का, तो 150 भी गया। अब दो ऑप्शन बचे 180 और 160। देखिए अब हमारे पास दो ऑप्शंस में से एक आंसर है 180 और 160, तो उसको निकाल कैसे सकते हैं, बड़ा सिंपल है। देखिए आप पहले क्या करें, स्टार्टिंग वाले नंबर्स को जोड़ लें, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। तो 1000 तो सीधा 480 से माइनस कर लीजिए, कितना बचा, 480 बच गया। सही है। अब देखो 480 से ये 80 वाला माइनस कर लो तो कितना बचा, 200, तो ये गया। सही। इसके बाद क्या करो, 50 और 400 बच गए। इसके बाद 50 और 30 माइनस कर लो तो 80 और माइनस हो गया, कितना बचा, 320। इसके बाद देखिए 230 और 140 है, तो 30 प्लस 40 हो गया 70, 70 इसमें से माइनस कर लिया तो 250 आ गए। 55 है ही, 35 ये है। ठीक, तो ये हो गए लगभग 50 इससे निकाल दो तो बचे 40, 40 और निकाल दो तो बचा 160। ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, तो 160 इसका क्लियर आंसर हो गया, 180 में
लगभग इसे सॉल्व करने में 40 से 50 सेकंड लग सकते हैं, जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? 160। इसके आगे वाले 4 क्वेश्चन और होंगे पर वो हमने यहाँ मैंशन नहीं करे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 males FGHIG and 6 females work in an institute. JZK are the professors, IVW and Y are the artists, F and G X are the scientists. There are certain combination of male female employees who work together and certain who are not paired together. तो ये तो कंडीशंस दी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है पहला, इफ द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 साइंटिस्ट, अपने को 3 साइंटिस्ट चाहिए, ठीक है, 1 मेल आर्टिस्ट 1 फीमेल आर्टिस्ट एंड 2 फीमेल प्रोफेसर्स, देन द ग्रुप विल बी। अब देखिए इसमें हम ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, तो इससे काफ़ी आसान हो जाएगा। अब मेरे को क्लियरली दिख रहा है, देखो FG तो सभी में, ठीक है, हाँ, तो यहाँ से भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, पर ठीक है चलो। 3 साइंटिस्ट हैं, देखो 3 साइंटिस्ट कौन है? ये 3 ही साइंटिस्ट है अपने पास, ठीक है, तो ये तो तीनों ही आएंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेल एंड फीमेल। अब एक्स नहीं, ठीक है, तो यहाँ ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ये दोनों ही बचे, ठीक है। अब एक मेल आर्टिस्ट चाहिए, ठीक है, तो मेल आर्टिस्ट कौन कौन है? आर्टिस्ट तो काफ़ी हैं, तो ये देख लो कि इनमें से मेल कौन सा है, H मेल है और I मेल है। अब तो इनमें से एक व्यक्ति चाहिए, तो अब पेयर देखना पड़ेगा अपने को। G का पेयर X के साथ है, ये इसने एज्यूम करने को कहा है, तो हमने कर लिया एज्यूम। I और V, तो देख लो G कैन नॉट बी पेयर्ड विद I और X, तो G का पेयर इस बार X है, ये कंडीशन तो लगेगी नहीं, अपने को फोकस करना है I और V के साथ। I और V एक साथ पेयर नहीं करे जा सकते, ठीक है। F V K आर पेयर टुगेदर, तो अगर F आ गया तो V और K तो आ ही जाएगा। V हमारा आर्टिस्ट है और V क्या है? फीमेल आर्टिस्ट है, फीमेल आर्टिस्ट, तो फीमेल आर्टिस्ट आ गया मेरे पास। एक फीमेल आर्टिस्ट चाहिए थी अपने को, एक मेल आर्टिस्ट चाहिए था, तो K हमारा क्या है? प्रोफेसर है, प्रोफेसर हमको 2 फीमेल प्रोफेसर चाहिए, तो K मेरा फीमेल प्रोफेसर ही है, तो फीमेल प्रोफेसर वाला काम भी हो गया, एक और फीमेल प्रोफेसर चाहिए होगी। आगे देखते हैं, तो FGXVK, FGXVK, देखो इसमें तो है नहीं, तो ये वाला हो गया। अब यहाँ से देख लो और कौन है, तो H और Z दिख रहे हैं, H और Z देख लो और कंडीशन मैच हो रही है तो देख लो। H क्या है? एक व्यक्ति अब हमें चाहिए मेल आर्टिस्ट में, तो H पहले तो आर्टिस्ट है और मेल है, ठीक है, H आ गया। Z क्या है? H और Z आर पेयर टुगेदर, जहाँ भी H जाएगा उसके साथ Z तो जाएगा ही जाएगा। Z मेरा होना चाहिए फीमेल प्रोफेसर, तो Z प्रोफेसर है और फीमेल भी है, हो गया। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना काफ़ी आसान है, मुझे तो आपको समझाना है इसलिए थोड़ा लेट हो जा रहा। अगर मैं ऑप्शन बिना देखे करूँ तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा समय लगे, ठीक, तो इसको थोड़ा स्मार्टली करना है, वो सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, इफ द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 2 मेल साइंटिस्ट 2 फीमेल आर्टिस्ट एंड 2 प्रोफेसर, देन द ग्रुप विल बी। तो 2 मेल साइंटिस्ट होने चाहिए, ठीक है, तो साइंटिस्ट पे फोकस करो, F मेल है, G भी मेल है, तो F और G दोनों आ जाएंगे। अब कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि F और G एक साथ ना आए। 2 फीमेल आर्टिस्ट चाहिए, आर्टिस्ट देख लो, आर्टिस्ट में जो है हमारा H और I, ये तो मेल है, बाकी सब फीमेल है। G के साथ I नहीं आ सकता, ठीक है, तो वो तो हमें चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए V W और Y, V W और Y, ठीक है, इनमें से 2 फीमेल आर्टिस्ट। 2 प्रोफेसर चाहिए, तो प्रोफेसर कोई भी हो सकता है, J Z के। अब कंडीशंस देख लो क्या क्या हो सकता है, देखो F G तो पक्का है, तो जहाँ F G नहीं है वो काट दो, जैसे ये वाला काट दिया, ये वाला काट दिया, अब ये दोनों बचे। अब देखो F J V, V से ही मेरे को लगता है डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा वाला है। तो अब यहाँ कंडीशन देख लो, G किसके साथ नहीं आ सकता? I और X के साथ नहीं आ सकता। F जहाँ भी जाएगा वहाँ V तो पक्का ही आना है, तो V तो इसमें आएगा ही आएगा, V तो तय हो गया। इसमें V नहीं है, सही, अगर समय कम है तो आंसर भी है, पर फिर भी चेक कर लेता हूँ। F G V हो गया। अगला साइंटिस्ट आ रहा है W, क्यों आ रहा है W वो देखेंगे। J और W का पेयर एक साथ है, ठीक है, H और Z का पेयर एक साथ है, F V K आर पेयर टुगेदर, F V K, तो K भी आएगी, K भी आना ही है। अब देखो इसमें K है, हाँ K भी है, देखो, तो अभी तक मैं B टिक कर देता। अब क्या क्या बच गया? F J V K, W J बचा है। अच्छा W J रख दूँ तो कुछ गड़बड़ होगी? नहीं, W J, सारी कंडीशन पूरी हो गई थी वो, तो इसका सही आंसर क्या है? बी। ऑप्शन से जाएंगे ना तो ये सवाल काफ़ी जल्दी हो जाए, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है। अभी तो हम यहाँ क्लास में सेशन कर रहे हैं, आपको समझाना नहीं है, मल्टीपल काम है,
वरना ये क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड्स में काफ़ी क्विकली हो जाता है, बिकॉज एग्जाम में हमारी स्पीड मॉक देते हुए स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्री में आएंगे और 3 सेट में थे ये क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन में बड़े आसानी से आएंगे। इसमें यही है कि आपको इसमें कंडीशन बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना, तो इसको बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के हिसाब से हम एडजस्ट करते चलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली, देयर आर 3 मैरिड कपल इन द फैमिली। ठीक है, 3 मैरिड कपल है, दे ऑल हैव डिफरेंट एजेस। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पिछले सेशंस में भी हमने देखा है कि जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो और उसके साथ कुछ और चीज़ें हो, या तो सीटिंग अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन, तो जनरली हमें ब्लड रिलेशन पर पहले फोकस करना होता है। 99% केसेस में ये स्ट्रेटेजी लगेगी, कभी कभी नहीं भी लगती है। ठीक, कभी कभी हमें साइमल्टेनियसली ऑपरेट करना होता है, वो भी हम देखेंगे क्वेश्चन वाइज। ये जो पूरा क्वेश्चन है ये पीओ प्री का लगता है और काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, मतलब साइज इसका छोटा है। अभी क्वेश्चन तो हम देखेंगे। वी इज़ द फादर ऑफ आर, तो वी फादर है आर का। ठीक, एंड हिज एज इज परफेक्ट स्क्वायर, तो या तो अलग से भी बना सकते हैं, मतलब इसको ऐसे कर लेना, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, तो थोड़ा और आसान हो जाएगा देखना, वरना इसकी कोई खास ज़रूरत भी नहीं है, ये भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर यहाँ से क्या रहता है, थोड़ा देखना आसान रहता है और कुछ। तो हिज एज इज परफेक्ट स्क्वायर, किसकी एज बोल रहा है, वी की एज। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर तो दो ही है, 36 और 64, तो वी यहाँ आ सकता है और वी यहाँ भी आ सकता है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू इसका भाई है। ठीक है, हुज एज इज प्राइम नंबर, आर की एज क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो काफ़ी है। जैसे आर की एज क्या क्या हो सकते हैं, 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 19 इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड 23 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। ठीक है, ये तो 48 है। आगे देखते हैं। Q इज 10 ईयर यंगर देन R, R से यंगर है Q। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं 13 से यंगर रखूँ तो 3 नहीं है, इससे भी 3 नहीं है, तो R का 23 अगर मैं रख दूँ तो 13 है, ये पेयर मैच कर जा रहा है। तो उसका मतलब R की एज हो गई 23 और Q की एज हो गई 30, तो Q इज 10 ईयर यंगर देन R, ये भी हो गया। H हुज एज इज 19 ईयर्स, H हुज एज इज 19 ईयर। अब देखो ये बना के इस बार फ़ायदा हुआ, वरना हमें फिर इंडिविजुअली सेपरेटली रखना होता है। कभी कभी मतलब मैक्सिमम केसेस में ये बना के फ़ायदा ही होता है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी ये बनाया था, अगर आपको याद हो तो। हालांकि हमने बाद में इसको फिल नहीं करा, हमने यहीं कर लिया, पर इसको बनाने से ये होता है थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है और कुछ। ठीक है, एच हुज एज इज 19 ईयर्स इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू। अब देखो क्यू का ब्रदर इन लॉ दो केस में हो सकता है, जैसे क्यू की वाइफ हो गई तो उसका भाई, या फिर क्या हो, क्यू की सिस्टर हो, सॉरी ये एच है, या क्यू की सिस्टर हो उसका हस्बैंड, ये दो केस हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ऐसा दिख रहा है, देखो एक सिबलिंग दिख रहा है, तो हो सकता है ये फीमेल हो, तो ये जरूर देखना है कि दो केस हो सकते हैं, पर ये जरूर ध्यान देना कि दूसरे की चांस ज़्यादा है। ठीक है, सारा गेम चांस का है, तो जब भी मैं केस स्टार्ट करूँगा ना, तो पहले मैं नीचे वाला बनाऊँ, बिकॉज उसका ब्रदर या सिस्टर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ए इज द मदर इन लॉ ऑफ एच एंड हर एज इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 का मल्टीपल तो इसमें 42 है, तो बेसिकली ई की एज तो आ गई पहली। अब देखो ए एच की मदर इन लॉ है, तो इस केस में तो एच शादी करेगा पहले, तब ई उसकी मदर इन लॉ होगी। अच्छा, इस वाले केस में वो क्यू की मदर होगी। ठीक, ये हो गया, तो यहाँ आ जाएगा वो इस केस में, लेकिन इस वाले केस में और थोड़ा एक्सटेंड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आर एंड एच हैव वन डॉटर। अच्छा, आर और एच की डॉटर है, इसका मतलब आर और एच की शादी हुई, तो यही हम कह रहे थे, सेकंड वाला केस देखो अब लग गया, क्योंकि एच की शादी हुई है और वो आर से हुई है, तो एच मेल हो गया और आर, इस केस में देखो वो क्या हो गया, और सिंपल हो गया कि वो मैच हो गया सब, और यहाँ पर ई आ जाएगा, बिकॉज ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एच, एच की मदर इन लॉ हो गई, और आर और एच की एक बेटी भी है। ठीक है, वो डी है, तो ये आ गई डी। ऐसा भी ध्यान देना है कि टोटल 8 ही लोग हैं, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं। ठीक है, और हमें एक कपल और बनाना है, बिकॉज 2 कपल हुए। ठीक, हम देखते हैं। डी की एज 2 ईयर्स है, तो डी तो यहाँ आ गया, अब एक ही बच गया। ठीक है, वो टी है, मुझे दिख रहा है, तो टी मैंने यहाँ रख दी।
टी हुज एज इज 48 ईयर्स। अब ये बताने की कोई जरूरत नहीं थी, मतलब ये हमने पहले ढूंढ लिया, ठीक है। इज द फादर इन लॉ ऑफ आर, आर का फादर इन लॉ है, तो आर का फादर इन लॉ कैसे होगा, ये हो गया टी। देखो अब मुझे ये भी पता है कि इसके बाद जो बचेगा वो यहाँ जरूर पेयर बना रहा होगा, क्योंकि अपने को 3 कपल चाहिए, अभी तक 2 ही हो रहे हैं, और वी की पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है। ये देखो V36 भी है और V64 भी, तो जो अगली कंडीशन आएगी वो यहाँ पर इस V को सॉल्व कर देगी और V एक ही जगह आएगा। B इज द मदर ऑफ H, तो B इसकी मदर है, तो ये आ गया B, ठीक है। तो एंड B एज इज परफेक्ट स्क्वायर, तो B की एज परफेक्ट स्क्वायर है, तो ठीक है। द एज ऑफ B इज लेस देन V, तो ऑब्वियस सी बात है B यहाँ है। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन, काफ़ी आसान था। आगे इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एज ऑफ V, तो V की एज 64 है, बहुत सिंपल है, ठीक। ये होगा, ऐसे 3 क्वेश्चन होंगे तो वो सॉल्व कर। देखिए आप में से कई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि पजल जल्दी आपसे सॉल्व नहीं हो रही, ऐसी कई क्वेरीज मेरे पास आती है। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, मतलब आपको तैयारी करते हुए अभी 5 या 6 महीने ही हुए, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए हर व्यक्ति का अलग अलग एप्टीट्यूड का लेवल है, ठीक। तो मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ जो सब पे अप्लाई होती। तो देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, अब आजकल क्या है, मॉक सारे टॉपर्स बोलते हैं कि मॉक दो, तो व्यक्ति इनिशियली मॉक देना स्टार्ट करता, तो शुरू में उसके मॉक में काफ़ी कम नंबर आते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप क्या करें, ऐसा चलता है ये हिसाब किताब, नॉलेज बेस आप काफ़ी बढ़ा लें। नॉलेज के ऊपर आती है आपकी स्पीड, और स्पीड के ऊपर आती है एक्यूरेसी, यानी सबसे लास्ट में जो अचीव होती है ना वो एक्यूरेसी होती है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको 6 महीने ही हुए ना और अभी आपने खाली प्री पढ़ा है, तो आप क्या करो, मेंस की पहले पढ़ाई कर ले। तो एक बार अगर आपका मेंस के क्वेश्चन में कमांड होने लगेगा तो प्री हलवा हो जाए, सही, बिकॉज एटलीस्ट आपको प्री की पूरी नॉलेज हो जाएगी, सही है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि पहले आप नॉलेज खूब ज़्यादा गेन कर लें। तो 6 महीने में आप क्या करो, इंस्टेड ऑफ डूइंग मॉक आप क्या करो, प्री और मेंस के क्वेश्चन देखो और मेंस का पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। मेंस का पढ़ना स्टार्ट करो, एक बार आप मेंस के क्वेश्चन करने लगोगे तो आपको प्री के क्वेश्चन काफ़ी आसान लगने लगे। तो क्या होगा, नॉलेज के कारण आपकी स्पीड आएगी। अच्छा शुरू में क्या होगा, जैसे आप, मैं पीओ का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे SBI पीओ की कट ऑफ 61 है आउट ऑफ 100, तो शुरू में आपके 40-45 तक अटैम्प्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे नॉलेज का बेस बढ़ेगा ना, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अभी मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या मेंस के मॉक दे रहे होंगे, उन्हें ये बात क्लियरली पता है कि उनके भी प्री में अटैम्प्ट तब बढ़ने लगे थे जब उन्होंने मेंस का पढ़ना स्टार्ट किया। तो ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, 40-45 अगर आपके हो रहे हैं और अभी आपने मेंस बिल्कुल नहीं पढ़ा तो एक अच्छा अटैम्प्ट है, ठीक। ये हो गया। दूसरा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, पहले नॉलेज पे फोकस करते हैं, फिर स्पीड पे फोकस करते हैं और लास्ट में एक्यूरेसी। अब देखिए एक और चीज़ है, आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनके अटैम्प्ट ही 40-45 होते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना। जैसे जैसे आप मेंस के क्वेश्चन करने लगोगे ना, आपके अटैम्प्ट बढ़ने लगेंगे। पेपर के पास आते आते आपको 65 अटैम्प्ट तो करने ही, 70 इतना, 65 to 70। अच्छा इसमें से कुछ गलत भी हो जाते हैं, जैसे 10 to 20 आपके गलत हो जाते हैं, सपोज बहुत इनिशियल स्टेज में आपके 10 to 20 गलत हो जा रहे हैं, तो कोई स्ट्रेस की बात नहीं, पहले ही 70 का टारगेट अचीव करो। बिकॉज जब 61 ही कट ऑफ है तो कम से कम मुझे 65 तो करके आने ना भाई, तभी तो मेरा होगा, सही। अब मैं करके ही आ रहा हूँ 58, तो क्या फ़ायदा उसका। तो पहले क्या करना है, खूब नॉलेज ले लेनी है, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ानी है और स्पीड में 70 तक करने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे क्या होगा, जब आप 3-4-5 मौक़ों में या 10 मौक़ों में 70 का टारगेट अचीव कर पाओगे, उसके बाद क्या होगा, 70 आपका कई मौक़ों में होगा, तो धीरे धीरे आगे एक्यूरेसी है। तो ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, नॉलेज पे भी साइमल्टेनियसली काम करना है, स्पीड पे भी काम करना है और एक्यूरेसी पे भी काम करना है, और तीनों पे काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है। खूब पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेथड सीखते रहिए। समय लगता है हर चीज़ को होने में, 1 से 1.5 साल लगता है आजकल ऑन एन एवरेज बच्चे को बैंक निकालने के लिए, बिकॉज कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक। कई एक्सेप्शनल लोग भी होते हैं जो 6 महीने में ही निकाल देते हैं। बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, पर अपने को वो लेना है जो जनरली लोग करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 6 महीने में ही पेपर निकाल देते हैं, पर सच ये है कि उनका बैकग्राउंड एकेडमिक बैकग्राउंड रहता है। मतलब वो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 10th-12th में भी बढ़िया किया हुआ, वो अच्छे कॉलेजों में गए होंगे, ठीक है, वहाँ भी उन्होंने टेस्टों में अच्छा किया, उनमें से कोई IIT वाला हो। तो ऐसे कई वेरिएशंस हैं और कई लोग तैयारी करते हैं। तो टॉपरों की स्ट्रेटेजी को सीधा ना अपना लें, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने कभी मॉक नहीं दी, सही है, लेकिन मैं ये
रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप मॉक मत दो, ठीक है। मॉक देना ही चाहिए, बिकॉज मॉक से ही होता है। पर मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि मुझे मॉक देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो सबके हिसाब से रहता है वो, किसी का मैथ्स वीक रहता है, किसी का इंग्लिश वीक रहता है। अपनी स्ट्रेटेजी देखिए, ये बहुत बेसिक चीज़ है कि पहले नॉलेज का एरिया बढ़ाइए। जनरली मैक्सिमम लोग ये फेस करते हैं कि वो 40 to 45 क्वेश्चन ही कर रहे होते हैं वो इनिशियली, और उसमें से भी कुछ गलत हो रहे हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं, आप मेंस की तरफ जाओ, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने लगो। मेंस के क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, वो सॉल्व होने लगेंगे तो आपको कंपैरेटिवली प्री का क्वेश्चन आसान नहीं लगने लगेगा, तो आपको जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। माइंड आपका तैयार हो जाता है। वो ये समझने लगता है जब मैं इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो छोटा तो हो ही जाएगा, तो खुद ही स्पीड और एक्यूरेसी आने लगती है। विश्वास रखना है, ये प्रोसेस है, इसमें समय लगता है, और पढ़ते रहिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिसिंग, वर्क हार्ड, प्रोसेस पर विश्वास रखना है, मेहनत करते रहना है, और आपका सिलेक्शन एक दिन जरूर हो।